कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सीधे दिलों पर असर करती है। ऐसी एक फिल्म का नाम है श्रीकांत, जो मुझे बहुत पसंद आई और काफ़ी लोगों को पसंद आई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस फिल्म के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी और इस फिल्म की जो प्रोड्यूसर हैं निधि हीरानंदानी, दोनों इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। फिल्म की रिलीज़ के बाद और इसकी सक्सेस के बाद अब क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, ये तमाम हम सवाल उनसे पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। थैंक यू सर। क्या ये सच है कि बतौर डायरेक्टर आप सांड की आग की बजाय श्रीकांत के जरिए डेब्यू करना चाहते थे बतौर डायरेक्टर? क्या ये सच है और क्यों नहीं आप ऐसा कर पाए? वो बदमाश श्रीकांत की वजह से। श्रीकांत बहुत ही बदमाश आदमी है, जिसने मेरे हाथ में ही नहीं आया। श्रीकांत, मैंने बहुत ट्राई किया, उसको फ़ोन किया, बोला एनडीटीवी का अवार्ड जीता था, मैं बोला एनडीटीवी से मैं तेरे को इंटरव्यू करना चाहता हूँ, ये वो कुछ नहीं, आता ही नहीं था। फिर उसने एक सेक्रेटरी का नंबर दिया, वो उससे भी और बदमाश थी, उसने तो फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा कभी भी। तो एंड में मैं थक गया। फिर हमने सांड की आग की अमृतसर की शो पे निधि ने और मैंने उस दादियों को देखा और वहाँ से निधि ने प्रोसेस चालू कर दिया सांड की आग का। तो वो उनसे पूछे, पर हाँ, श्रीकांत हाथ में ही नहीं आया मेरे। मतलब आप उस फिल्म के राइट्स खरीदना चाहते थे, वो बायोपिक बनाना चाहते थे और आपको उसकी परमिशन नहीं मिल रही थी और इसलिए शायद आप नहीं बना पाए। बट मुझे लगता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सांड की आग मेंट एंड हैड टू बी माई फर्स्ट फिल्म। टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी टफ जर्नी। आई ऑलवेज फील दैट डायरेक्टर बनना, मैं 40 साल तक ट्राई, मतलब आई वॉज 44 व्हेन आई बिकेम अ डायरेक्टर। टू गेट एक्टर्स इज़ अ वेरी हिंदी एक्टर्स आपको मिलते नहीं हैं, आपको बजट मिलता नहीं है एज अ फर्स्ट फिल्म। इट्स टफ। आई एम लकी दैट मैंने राइट डिसीजन लिया कि मैंने सांड की आग बनाया। आई एम लकी, मुझे उसमें भी एक्टर्स नहीं मिल रहे थे हमें, पर वी आर लकी दैट भूमि और तापसी ने हाँ बोल दिया एट लास्ट, और फिर हमने वो पिक्चर बनाया। थैंक्स टू भूमि एंड तापसी मेरा करियर टुक ऑफ, एंड देन आई कुड मेक सांड की आग देन, बिकॉज देन वी गॉट भूषण जी टू सपोर्ट अस ऑन श्रीकांत। तो हमको भूषण जी मिले, तो बहुत ही बढ़िया हो गया वहाँ से। पर हाँ, श्रीकांत बनाना चाहता था, पर आई एम लकी का सांड की आग मेरी पहली पिक्चर थी। तुषार, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप एक बहुत प्रोलिफिक राइटर रहे हैं। आपने पिछले 20 सालों में तमाम हिट फिल्मों की राइटिंग की है बतौर लेखक, आपका काफ़ी नाम रहा है। वो क्या बात थी आपको लगा कि ये ट्रांजिशन होना चाहिए, कि एक राइटर से एक डायरेक्टर भी बनना चाहिए? वो कौन सा मोड़ था, वो कौन सा पल था जब आपने सोचा आपको डायरेक्टर बनना है? 2011 में मैंने शादी की, और जिस औरत से मैंने शादी की वो बाजू में बैठी है, और उसने बोला कि तू राइटर नहीं, क्या बोलती थी ये, क्या तू फ्रॉड राइटर है? क्यों? मुझे आप उनसे पूछिए। फ्रॉड राइटर इसलिए क्योंकि ये डिसलेक्सिक है, ये एक्चुअली लिख नहीं सकता है, पेन टू पेपर डाल के लिख नहीं सकता है। तो ये जब पिक्चर लिखता है ये डिक्टाफोन पे डालता है, और उसके लिए यहाँ मैं टाइप करती हूँ, असिस्टेंट टाइप करता है। तो इसलिए मजाक में मैं इसको फ्रॉड राइटर बोलती थी कि ऐसा राइटर है जो लिख ही नहीं सकता है, बातें करके हम पिक्चर बनाता है। तो इसलिए फ्रॉड राइटर बोलती थी। पर मुझे पता था कि इसमें कैपेबिलिटी है डायरेक्शन करने की, बहुत ज़्यादा इनका माइंड चलता है, एडिटिंग के में अच्छा है, हर एक चीज़ होलिस्टिकली देखते हैं मूवी पे। 2 धुरंधर लोगों ने भी मुझे कॉन्फर्मेशन दे दी कि रेडी है, एक मोहित सूरी और अनुराग कश्यप, दोनों ने बोला कि ये रेडी है, क्यों नहीं बन रहा है। मैंने बोला मैं तो कब से बोल रही हूँ, पर एक बार जब मोहित ने भी बोला और अनुराग ने भी बोला, फिर मैंने बहुत सीरियसली इनको बोला कि अभी तो टाइम आ गया, अब डायरेक्ट करना चाहिए आपको। और जब मैं रिटायर होना चाहता था लाइफ पे, तब बताया उन्होंने कि टाइम आ गया। सोचो आप, 40 साल की एज में आप रिटायर होना चाहते हैं? मैं यंगेस्ट डायरेक्टर डेब्यू होगा मेरा 45 पे। मतलब मैं 45 की उम्र में डायरेक्टर बना, तो मैं तो रिटायर होना चाहता था, पर इन्होंने बेटन दे दिया कि बन जाओ डायरेक्टर, तुम ही करो। जब एक्चुअली हमने जब सांड किया देखा, तो मैं बहुत रिएक्ट करता हूँ, मैं हंसता हूँ या रोता हूँ बहुत जल्दी से। तो मैंने जब उनका स्टोरी देखा तो मेरे को बहुत, मतलब खुशी के आंसू आ गए थे, और जब खुशी के आंसू आते तो मतलब वो राइट चीज़ है। तो मैंने बोला था निधि को कि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, पर कोई बनाएगा नहीं, लेडी सब्जेक्ट है। तो निधि ने बोला तू ही कर। तो मैं लिखूंगा, पर डायरेक्ट कौन करेगा? बोला नहीं तू ही कर, तेरे को डायरेक्ट करना था। तो उन्होंने बहुत ही स्मार्टली, क्या था, मुझे लोनावला जाना था, इनको नहीं जाना था, इनको बॉम्बे में रहना था, तो उन्होंने ये मेरे को डायरेक्टर बनना था, पुराना सपना था मेरा, वो सपना दे दिया, और ताकि वो बॉम्बे में रह सके। तो अभी अब मैं डायरेक्टर बन चुका हूँ। निधि ने बोला कि उन्हें अनुराग कश्यप, मोहित सूरी जैसे डायरेक्टर जो है, उन्होंने बार बार कहा कि तुषार डायरेक्शन क्यों नहीं कर रहा है। आपको भी तो कई फिल्म मेकर्स ने कहा होगा कि डायरेक्टर क्यों नहीं बन जाते, कई बार आपको प्रॉड किया होगा।
नहीं सर, जब क्या है ना, हमारी टाइम पे जब मैं एक्चुअली डायरेक्टर बना, मेरी पिक्चरें अच्छी चल रही थी, राइटिंग का काम बहुत अच्छा चल रहा था, तो हमारे इंडस्ट्री में जो चलती हुई गाड़ी ना, उसका बोनेट नहीं खोलना चाहिए हमें, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो राइटिंग में था, प्लस मैं बालाजी का हेड ऑफ फिल्म्स था, ये निधि भी वॉज डूइंग वेल, सब अच्छा चल रहा था। एक्चुअली जब हमने डायरेक्शन लिया वो 3 साल हम ऐसे हो गए थे, मतलब स्टैंड स्टिल हो गया था। मैं और निधि रोज़ पागल हो गए थे, मतलब कास्टिंग करते करते हमारा मतलब दम मेरे तो बाल उड़ गए, इसके बाल सफ़ेद हो गए कास्टिंग करते करते। सांड की आँख का। तो बहुत ही टफ था, ऐसा नहीं था कि मुझे लगा यार मैंने इतनी पिक्चरें की है, मैं इस फलाना एक्टर को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, प्लस निधि कौन की हेड थी उस टाइम, कौन था, राइट, इट वॉज कौन, एक टाइम पे शी वॉज कौन की हेड, तो शी न्यू एक्टर्स। बट आई रियलाइज नोइंग पीपल डजन, एक्टर्स को आप जानते हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ ऑल अबाउट द स्क्रिप्ट एंड द टाइमिंग। आपको अगर आपका टाइम राइट है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, और आपका स्क्रिप्ट राइट है तो तभी कुछ हो सकता है। तो हमको टाइम लगा, टू बी ऑनेस्ट, टू कास्ट। तो आपका कहना है कि 20 सालों से एक राइटर होने के बावजूद और तमाम एक्टर्स को जानने के बावजूद भी आपको अपनी पहली फिल्म सांड की आँख के लिए लीड एक्टर्स नहीं मिल रहे थे, आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, और फिर कैसे आपने तापसी और भूमि को कास्ट किया? वो वही बोल रहा हूँ ना, वो 2 लड़कियाँ थी, बाकी का जिसको जिसको मैंने सुना है सब मतलब शर्म, बिकॉज आई वर्क विद देम, कोई हाँ बोलता है, कोई ना नहीं बोलता, बट टाइम लेते तो आपको पता है कि नहीं करने वाले। जब एक्टर आंसर ही नहीं देता 1 महीने तक, तो आपको समझ में, तो इसमें वो 1 महीने में हमारे 3 साल, कोई भी एक्टर के पास जाते थे तो 1 महीना जाते तो 3 साल कब उड़ गया पता नहीं चला। वैसे 1 महीने तो वैसे भी नहीं, 4-5 महीने तो एक एक्टर लगाता नहीं। पर हुआ ये था उस टाइम पे सर कि हमको पहले कास्ट करने थे, एक्चुअली हमारी ड्रीम कास्ट थी शबाना जी और किरण खेर, इन दोनों के साथ हम पिक्चर बनाना चाहते थे। शबाना आजमी और किरण खेर, ये हमारी ड्रीम कास्ट थी, पर हमें किसी ने पैसा ही नहीं दिया कि आप ये पिक्चर आप 3 करोड़ में बना लो। 3 करोड़ में हमारी जो कहानी थी वो नहीं बन सकती 2 करोड़ मराठी पिक्चर 3 करोड़ में बनती है, मुझे 2 करोड़ दिए गए थे कि आप 2 करोड़ में बनाए। कैसे बनाते हैं हम 2 करोड़ में पिक्चर? मतलब तो शबाना आजमी और किरण खेर ने हाँ गए नहीं ना, क्योंकि वो स्टूडियो लेवल पे ही रिजेक्ट हो गया कि ये कास्टिंग से हम आपको पैसा नहीं देंगे। कोई बनाने के लिए रेडी नहीं था। पर अच्छी बात है, मैं वही बोलता हूँ, हर चीज़ में एक अच्छी बात है, हमने लिया भूमि और तापसी को और इट डिड वंडर्स फॉर देम। भूमि आगे से आए सच पहला में। हाँ, सच्ची में दोनों लड़कियां जब आए, जो एक मतलब वो एक होता है क्या, एक ही दिन जैसा नरेशन तापसी ने सुना उसने हाँ बोला, जैसा भूमि ने सुना इमीडिएटली हाँ बोला दोनों ने, और हमको तब पिक्चर चालू हो गई और वी डिडंट केयर आफ्टर दैट, हमने बिंदास पिक्चर बना दी। तो आपने बताया कि सांड की आँख की कास्टिंग के लिए काफ़ी जद्दोजहद से गुजरना पड़ा, लेकिन श्रीकांत जो दूसरी फिल्म आपकी आई जिसकी बहुत तारीफ हुई, राजकुमार राव को आपने मेन लीड में कास्ट किया, उन्हें कास्ट करने को लेके कोई दिक्कत आई या कोई? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट इट वॉज वंडरफुल। मतलब मैं राज के पास गया और राज भी बहुत सेंसिबल आदमी है, मैंने उसको हमने स्टोरी सुनाई और एक अलग सेकेंड हाफ कुछ अलग था, पर उसने खाली बोला यार कि ये बहुत ही मतलब वाइट वॉश है, इसको वाइट वॉश नहीं कहते। आप श्रीकांत को पूछिए अगर कुछ है तो उसको थोड़ा सेकेंड हाफ में थोड़ा सा और कुछ करते हैं सेकेंड हाफ में, और फिर हमने वो किया और फिर पिक्चर चालू हो गई। खाली राइटिंग के लिए थोड़ा टाइम गया, 5-6 महीने, पर राज शुरू से उसने बिल्कुल टाइम नहीं लिया सोचने के लिए, उसने रिएक्ट किया स्टोरी को और बोला मुझे करना है। मैं ये पार्ट तो मैं प्ले कर रहा हूँ, तुम खाली मुझे ये स्क्रिप्ट बेटर करके दे दो, कितना बेटर कर सकते, तो हमने किया। कितने सेटिस्फाइड हैं आप लोग? फिल्म ने जो बिज़नेस किया है, 50 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है इस फिल्म ने, और लोगों को काफ़ी पसंद आई कि बहुत ही जज्बाती किस्म की स्टोरी आपने लोगों के सामने पेश की। कितने सेटिस्फाइड हैं आप लोग इसकी सक्सेस से, और क्या आपको लगता है ये और बड़ी सक्सेस होनी चाहिए थी, हो सकती थी? हर पिक्चर, हर प्रोड्यूसर सोचेगा कि वो, हर डायरेक्टर सोचेगा कि उसकी पिक्चर को और सक्सेस मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो बोलेगा नहीं 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 इतना हुआ तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, सबको और चाहिए लाइफ में। तो हाँ, आई एम श्योर निधि ऑल्सो हैज़ द सेम आंसर दैट मुझे भी और चाहिए, बट मुझे मोर देन सेटिस्फाइड से, मतलब आज भूषण जी को अगर आप पूछे या निधि को भी पूछे, एक सेटिस्फैक्शन आप पैसे तो है ही, एक बॉक्स ऑफिस रिजल्ट, but the amount of love that I'm getting, the kind of messages I'm getting from industry stalwarts like राजू सर, सूरज सर, मतलब जो मैसेजेस उन्होंने किए हैं मुझे, मतलब जो मेरे गुरु है, जो मैं गुरु मानता हूँ उनको, मतलब राजू हिरानी और सूरज बड़जात्या, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब आई हैड टीयर्स ऑफ जॉय। क्या लिखा उन्होंने? जो लिखा वो पर्सनल है, पर मैं जाके बहुत ही अच्छा था और मैं जाके मिल के भी आया, मतलब मुझे इतना, मतलब दिया, मैं
मैं क्या बताऊँ, उनको मैं एकदम गुरु मानता हूँ मैं। अगर मतलब सूरज सर और राजू सर को Starstruck है तू। मैं मतलब अगर मैं किसी को स्टार स्ट्रक हूँ तो इन डायरेक्टर से बहुत बड़ा स्टार स्ट्रक हूँ। तो मेरे को इतना मतलब अच्छा लगा कि यार, मतलब मैं हमेशा सोचता था कि सांड की आँख में भी सर राजू सर बुलाएंगे, सूरज सर बुलाएंगे, किसी ने किया। पर इस पिक्चर में सडनली इतना लव मिले, इतना मैसेजेस आए ना, इट्स अनबिलीवेबल। मतलब लोगों का मैसेज, और मुझे पता है कि अब जो भी बॉक्स ऑफिस पर जब नेटफ्लिक्स पे आएगा तो और भी और फट जाएगा। और तो मैं वेट कर रहा हूँ अभी मैं, पर इसलिए मैं अभी एक्चुअली हॉलीडे के लिए जा रहा हूँ। पर मेरे माइंड में अरे यार, मैं अभी हॉलीडे कर रहा हूँ और मुझे मैसेजेस नहीं मिलेंगे या फ़ोन कॉल्स नहीं मिलेंगे। बट हाँ, बट बहुत, और द पीपल जिनके लिए बना है पर्सन विद डिसेबिलिटी, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का मिनिस्ट्री है, उन्होंने खुद पहली टाइम हिस्ट्री है हमारे इंडिया में, उन्होंने खर्चा करके पिक्चर को फॉर द डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन के लिए, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन के खर्चा करके उन्होंने पिक्चर के लिए वो बनाया, साइन लैंग्वेज पूरा खुद खर्चा किया फर्स्ट टाइम। मतलब तो कितनी बड़ी बात है मेरे, वो भी फिल्म को एंजॉय कर। मतलब आप सोचिए, खुद एक मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स कभी मतलब खुद इनिशिएटिव लेके उन्होंने किया है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया था, निधि भी हम जाके, मतलब बच्चे लोग का जो आता है, जो मतलब वो कितना खुश हो जाते हैं कि आपने ऐसा कैरेक्टर दिखाया, हमको बेचारा नहीं दिखाया, हमको हम ऐसे ही है। मतलब वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि श्रीकांत में तमाम ऐसे मोमेंट्स हैं जो दिल को छू जाते हैं। आपके लिए सबसे मुश्किल सीन कौन सा था शूट करना और क्यों? I think airport scene would be the toughest because not only it was, I knew in my head क्या, मुझे पता था कि वो एयरपोर्ट का सीन सबसे टफ, पढ़ाई के लिए जाना चाहता है और उसे चढ़ने नहीं दिया जाता। तो मुझे पता था कि ये हाईलाइट सीन है। मैं हमेशा सोचता था कि सो हमको पहला राइटिंग में ही सोच रहे थे कि इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंट था, कभी कुछ और था, कुछ और था। फिर एंड में थोड़ा कंसेंस करके मैंने डिसीजन ले लिया। कोरियोग्राफी बहुत मुश्किल हो रही थी हमारे लिए। मुझे जब समझ जब नहीं तक हम आ रहा था, एयरपोर्ट तभी इसको समझ में पर आ नहीं पहुंचे तब तक समझ किसी भी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि तुम लोग ये सीन देख कैसे रहे हो, कैसे होगा कि 3 इधर 3 उधर। तो उधर जाके फिजिकली जब हमने रेकी करी तब जाके टेक्निकल टीम को भी समझ आया और ध्यान आया और तुषार सबको मतलब विजुअल मिल गया, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। जो लिखा है सीन उसको विजुलाइज करना बहुत मुश्किल है कि ये कैसे प्ले आउट कैसे होगा। तो आई थिंक वो टेक्निकली चैलेंजिंग था वो सीन। और टाइम भी नहीं था, एयरपोर्ट बहुत महंगा लोकेशन है, तो ऐसा नहीं कि मैं टाइम वेस्ट, मतलब पूरा दिन ले सकता हूँ। मेरे पास आधा दिन ही था उसको शूट करने के लिए, मुझे वो टाइम में ख़त्म भी करना था, तो इतना बड़ा सीन था। पर लकीली हमारे पास प्रथम, मेरा कैमरामैन, और राजकुमार, आई हैव टू गिव इट टू देम ऑल्सो दैट दे रियली हेल्प मी टू फिनिश दिस सीन फटाक से। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आई थिंक 2 घंटे में हमने सीन ख़त्म कर दिया। बहुत होता है कि आपको लगता है कि टाइम सीन्स बहुत ही टफ होते हैं, एंड यू थिंक दैट दीज आर द टफेस्ट सीन्स, एंड व्हेन यू गो टू शूट इट फट करके ख़त्म होते हैं, और आपको लगता है ये बहुत ईजी सीन है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस पर। मतलब हमारे टाइम पे सांड की आग पे एक सीन और मेरा उसका हमेशा झगड़ा होता था। और देखिए बैड लक, देखिए इसका इतना बैड लक है क्या, वो सीन इसको हमेशा लगता था कि ये सीन कैसे करेगा, तू कैसे करेगा। पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। वो सांड की आँख में जो पंचायत, सरपंच का पंचायत वाला सीन था, जहाँ 2 लेडीज़, वो हाईलाइट सीन है, हाईलाइट फाइट करते, तो वो लोग सब सोचते थे कैसे करेगा, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा था इसको। बट जिस दिन मैं शूट कर रहा था सडनली इसको पता नहीं, वो भी मेरठ में बागपत में मेरा सर्जरी सडनली उसकी आँख में थी वो आ उस दिन गई, सेट पे। तो ये सेट पे भी नहीं थी। और मैं वो सीन जब अनुराग सर ने पढ़ा था तो उसने बोला था कम से कम 2 दिन लगेंगे तुझे ये सीन करने में। और निधि गई, लंच ब्रेक में वापस आई, सुबह गई और लंच ब्रेक में वापस आई और सीन ख़त्म हो गया था। आप सोचो, आधा दिन में। मैंने फ़ोन किया अनुराग सर को कि ख़त्म हो गया। अनुराग सर ने बोला कि चांस ही नहीं है, तूने कुछ शॉट मिस किया। मैं बोला मैंने तो एक्स्ट्रा शॉट्स लिए सर। तो फिर उसके बाद हमने एक गाना शूट कर लिया, वो 2.5 दिन बच गए थे। तो ऐसा इतनी पैल्पिटेशंस हो रही थी क्योंकि मेरे को पहले वो सीन पसंद नहीं था, मुझे पता नहीं था कैसे पुल ऑफ करेगा। मेरी एक आंख पे पट्टी लगी हुई थी, मैं छोड़ के फटाफट सेट पे आई कि एटलीस्ट अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं अपना इनपुट दे सकती हूँ। ख़त्म करके पैकअप करके बैठा है, मैंने ये क्या होगा, कैसे होगा। बट जब इसने फाइनली, जब मैंने वो सीन देखा है, वो शॉक्ड कि इतना इंपॉर्टेंट सीन, इतना मुश्किल सीन कैसे लगा कि मैं डायरेक्टर बन चुका हूँ। तो पीछे देखा ना, तो दूसरे पैसे में पिक्चर में थोड़ा पैसे लगे हैं रवि एक जी। ज़रूरी सवाल मैं और पूछना चाहूँगा इससे हटके कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जो एंटुराज होता है और जो एंटुराज कॉस्ट होता है, जो किसी स्टार के साथ आने वाले लोग होते हैं, तमाम तरह के 8-10 की संख्या में लोग आते हैं, और उस पर जो खर्च होता है एक प्रोड्यूसर का, वो बहुत ज़्यादा होता है और उससे फिल्में ओवर बजट हो जाती हैं। एक ओवर हेड कॉस्ट जो होता है जिसे हम कहते हैं,
क्या बतौर प्रोड्यूसर आप लोग प्रोडक्शन हाउस भी एक ओन करते हैं, चॉक एंड चीज़, जिसके तहत फिल्में बनाते हैं? हाँ, तो मैं जानना चाहूँगा ये कितनी चिंता की बात है कि ये जो कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है, उससे बचा जाए और एंटुराज है उसे मिनिमम लोगों तक सीमित रखा जाए। आप लोगों का क्या कहना है? बहुत ज़रूरी है कि ये कॉस्ट, ये करेक्शन की जाए इंडस्ट्री में, पर उसके लिए प्रॉब्लम है कि प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और मैंने अभी 2 ही पिक्चरें बनाई हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि प्रोड्यूसर्स ये स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे और आजकल की इन्वायरमेंट भी ऐसे कि आपको इतना कंसेंशियसली पिक्चरें बनानी पड़ेंगी, आपकी इतनी कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए कि आप इतना लोड कर देंगे ऑन्टोराज के साथ। अभी इतनी पैरिटी है कि एक्टर की ऑन्टोराज एडी से ज़्यादा कमाती है, एंड आई थिंक इट्स डिसप्रोपोर्शनेट। एडीज इतना काम करते हैं, बेचारे उनको बिल्कुल नहीं मिलता उनका ड्यू। और भी कितने सारे टीम मेंबर्स है, टेक्निकल क्रू है जिनको पैसा नहीं मिलता, बट ऑन्टोराज को भी ज़्यादा नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना सारा चंक चला जाता है टुवर्ड्स द एक्टर इन द ऑन्टोराज दैट देयर हैज़ टू बी सम एक कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी एक्टर्स को कि पिक्चर की कॉस्ट में हम भी वी ऑल्सो नीड टू, जैसे राज, वी आर लक्की कि हमारे एक्टर्स सारे अच्छे हैं, ज्योतिका, राज लाया, सब ने हमारे साथ मिलकर काम किया, हमारी कॉस्ट के अंदर अपने ऑन्टोराज को फिट किया। हम बहुत लकी थे इस पिक्चर में, इसलिए हम पिक्चर आज जब भूषण जी बोलते हैं क्या आपने पैसे अंडर प्रोडक्शन, हमने पैसे बचा के, फर्स्ट टाइम कोई प्रोड्यूसर ने पैसे बचा के दिए, तो वो इसी का कारण है कि हमको सब ने हेल्प किया, और वो हेल्प स्टार्ट से बॉटम से आता है, ऐसा नहीं कि एक आदमी कर सकता है। और अंडर प्रोडक्शन मतलब बोलो तो ये करेक्ट कॉस्ट है, इसी पिक्चर पे बननी, इसी कॉस्ट पे बननी चाहिए, पर ये करने के लिए हमको डिस्काउंट्स लेने पड़े जो नहीं लेने चाहिए थे। आइडियली यही कॉस्ट होनी चाहिए पिक्चर की, बट लोग इतना ओवरचार्ज करने लगे हैं कि करेक्शन बहुत ज़रूरी है इस वक्त। एक्टर की फ़ीस भी बड़े बड़े स्टार्स की फ़ीस भी है, उसकी वजह से भी फिल्में ओवर बजट होती हैं, और जो पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं, राइटर से लेकर टेक्निकल क्रू, जैसे कि आपने बताया एडीज़, तमाम लोग जिनका बहुत योगदान होता है फिल्म बनाने में, एक्टर्स की फ़ीस की वजह से उन लोगों को उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, क्योंकि फ़िल्म का एक बजट होता है और आधे से ज़्यादा बजट एक्टर्स की फीस में चला जाता है, स्टार्स की फीस में। वो कितना कंसर्न है? रवि जी आजकल डायरेक्टर्स का भी फीस बोल दीजिए, बड़ा हो गया आजकल डायरेक्टर्स का भी होता है, बट डायरेक्टर्स का बड़ा हो गया, मान लो। हाँ, मैं आपका लेकिन व्यू जानना चाहूँगा इस पे। मैं प्रोडक्शन थोड़ी इनको बोल, इनको पूछे, मुझे क्या लेना देना एक्टर्स को। आपका भी प्रोडक्शन हाउस है? नहीं, मेरा प्रोडक्शन ये है, इसका प्रोडक्शन में देखता भी नहीं सर, मैं बिल्कुल एक्टर्स का फीस ये बताएगी, फीस मैं कभी घुसता ही नहीं, एक्टर्स के पैसे या ऑन्ट्राज के पैसे, वो मेरा काम नहीं है, ये सिर्फ इनका काम है। ये एक इकोनॉमिक्स तो है, एक मैथ्स है कि आपकी पिक्चर में कितनी ओपनिंग लगती है, कितना लाइफ टाइम आपकी पिक्चर कमाती है, उसके अकॉर्डिंगली आप कितना चार्ज करना चाहते हो, फेयर इनफ। बट हम ये मैथ्स भूल चुके हैं, हम कुछ भी मांगते हैं। मैं भी टैलेंट मैनेजमेंट में रह चुकी हूँ, मैंने बहुत एक्टर्स को मैनेज किया है, और मैं एक बहुत फाइन बैलेंस रखती थी बिटवीन अपनी एक्टर के साथ भी फेयर होना और प्रोड्यूसर का भी ध्यान रखना। पर आजकल की जो एजेंसीज और जो मैनेजमेंट हैं वो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि अगर प्रोड्यूसर्स आउट ऑफ बिजनेस चल जाएंगे तो आपके एक्टर्स के पास भी काम नहीं रहेगा। ये उनको सोचना पड़ेगा, एक्टर्स को भी सोचना पड़ेगा। तो एक्टर्स की कॉस्ट बॉदर तब करती है जब आप अपनी कॉस्ट प्रोपोर्शनेट नहीं रख रहे, बैक एंड पे नहीं लेते, लोग को सबको अपफ्रंट चाहिए, एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो लोग बहुत, आई थिंक उसमें है बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसको करना पड़ेगा। इंटरव्यू का अंत हम करते हैं, समय की कमी है। जाते जाते आप बताना चाहेंगे कि आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? कि आई एम श्योर बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे होंगे। हमने सुना है कि आप एक वेब शो भी बना रहे हैं जो कि एक बायोपिक है। क्या है वो बायोपिक, कौन सी फिल्म में आ रही है, ज़रा बताइए। अच्छी मैं कुछ बता नहीं सकता, मैंने एनडीए, सब ने मेरे से एनडीए साइन कराया है, पर हाँ मैं बायोपिक्स पे ही कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, निधि के साथ और भूषण जी के साथ ऑब्वियसली पिक्चरें कर रहा हूँ, शोज़ भी कर रहे हैं हम, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट इट्स ग्रेट टाइम फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। प्रॉब्ली हम जो बोल सकते हैं वो ये कि एक चीज़ फिर से फीमेल सेंट्रिक है, और एक वेब सीरीज़ नहीं, वेब सीरीज़ भी इंटरेस्टिंग है, हट के ऐसा जॉनरा जो तुषार ने पहले नहीं किया, पर इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती अभी इस टाइम पे। पर हाँ बायोपिक वही है, बायोपिक है। चलिए, चॉक एंड चीज़ की तरह आप लोग हमेशा साथ रहें, तमाम डिसएग्रीमेंट्स भी हों, लेकिन उस डिसएग्रीमेंट से अच्छी अच्छी फिल्में और शोज़ निकल कर आएँ, यही हम कामना करेंगे। हर पिक्चर में आप इंटरव्यू करने हैं, हमको भी काम। बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी नहीं आएंगे तो मज़ा कैसा आएगा। थैंक यू सो मच, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रवि जी। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।